सनातन धर्म के लोगों पे लाठी चार्ज हो रहा था, हम देख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज मठों और मंदिरों को उजाड़ा जा रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि वो विकास का डंका पीटेंगे, और वो खुद जातिवादी हैं, वो धर्म की बात करें, वो खुद जातिवादी। अगर वो अपने जाति से केवल अलग हट जाएं और वो वार्ड पार्षद का चुनाव जीत जाए तो मैं समझ लूँ कि बड़े नेता हैं। काहे का बड़ा नेता? कौन सा उन्होंने चमत्कार कर दिया है कि वो बड़े? हाँ, एक मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं, यही उनके साथ एक बहुत बड़ी काबिलियत है। वो भी अपने पिता को उन्होंने नाराज कर दिया और धक्का दे दिया। तो जो आदमी सनातन धर्म और संस्कृति की बात नहीं करेगा, अब ये जान लीजिए कि आने वाले समय में वो किसी भी हालत में सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाएगा। 1,01% योगी जी की सरकार बनेगी और 10 मार्च को जैसे रिजल्ट आएगा पूरा भगवा छा जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और यही भगवा रास्ता दिल्ली तक पहुंचाएगा। क्योंकि सनातन धर्म और संस्कृति की जो बात नहीं करेगा वो किसी कीमत पर सत्ता पर नहीं पहुंच सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। यूपी में चुनाव बेहद करीब हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जोर लगा चुकी हैं, और किसी का कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा, तो कोई कह रहा है इस बार फिर से योगी सरकार आएगी। तो आज इसी मुद्दे पे, यूपी चुनाव का जो मुद्दा है, बात करने के लिए हमारे साथ गुरु जी जुड़े हुए हैं, जो कि इतिहास के प्रोफेसर हैं और विशाल भारत संस्थान के संस्थापक भी हैं। जानेंगे यूपी चुनाव को लेकर क्या कहना है इनका। सर, स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल में। सर, यूपी चुनाव का जो माहौल है इस समय, कोई कह रहा है इनकलाब होगा और यूपी में बदलाव होगा, कोई कह रहा है कि फिर से वही सरकार आएगी, तो आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं कि इनकलाब होगा, वो पक्के तौर पर इनकलाब होगा। इनकलाब होगा गुंडों के खिलाफ, इनकलाब होगा रेपिस्टों के खिलाफ, इनकलाब होगा जातिवादी नेताओं के खिलाफ, इनकलाब होगा जिन्नावादियों के खिलाफ, इनकलाब होगा देश बांटने वालों के खिलाफ। तो ये तो इनकलाब सदैव से चलता रहा है। 1857 से हम लोग इनकलाब ही तो करते रहे। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि परिवर्तन होगा, तो उनकी बात भी सत्य है, परिवर्तन होगा। योगी जी जब रिजाइन करेंगे तभी तो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो भी परिवर्तन होगा। और जो इस समय दृश्य चल रहा है पूरे हिंदुस्तान का, तो अब तो 2 तरह के लोग हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक देश बेचने वाले, एक देश बचाने वाले। तो अब तो हिंदुस्तान को तय करना है कि हमें देश बचाने वालों का साथ देना है कि देश बेचने वालों का साथ देना है। लोगों ने देखा इतने लंबे समय से कि लोग कहते हैं कि हम विकास के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। जो शुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी, जातिवादी पार्टी है, जिसको कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, वो भी अगर विकास की बात करे तो हंसी के पात्र तो बनेंगे ही। और जो लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, तो आज तक तो एक पुल, एक सड़क ठीक नहीं बन पाई, अपहरण होता था, फिरौती धंधा बन चुका था, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में आना नहीं चाहता था, गुंडों की सरकार बन गई थी, गुंडे पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे थे, मकानों पर कब्जा हो रहा था, सड़क में गड्ढे थे। तो अब ऐसे में तो अगर लोगों को ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सड़कें चमाचम दिखाई दे रही हैं, और जो सबसे ज़्यादा उनके लिए तकलीफ़दायक है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, जो विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन चुका है, तो अब जो आदमी देखेगा, अगर कोई दोनों आँख उसका नहीं होगा, वो भी जाकर विश्वनाथ कॉरिडोर में देखेगा तो उसको लगेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है। आज विश्वनाथ कॉरिडोर की बात अखिलेश यादव कहते हैं, शिलान्यास तो मैंने किया था, कैची लेके सब बीजेपी पहुंच जाती है। मैं अखिलेश यादव को खुली चुनौती देता हूं कि अगर उनकी हिम्मत है तो वो मथुरा के जहां पर मंदिर बनना चाहिए वहां पर जाकर शिलान्यास कर दें। सपने में तो कृष्ण भगवान आ रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि हमारे सपने में आते हैं कृष्ण भगवान। उनके सपने में कोई नहीं आता है, उनके सपने में सिर्फ कुर्सी आती है, और वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बात समझने की बात है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग कभी उसको पसंद नहीं किया जिन्होंने अपने माँ बाप को तिलांजलि दी हो या प्रताड़ित किया हो। जैसे औरंगजेब क्यों बदनाम हुआ, बाकी उसके भी जो पूर्वज थे, शाहजहाँ थे, जहांगीर थे, उतना बदनाम नहीं है। औरंगजेब 2 वजह से बदनाम हुआ। एक तो उसने मंदिर तोड़ा, जो मथुरा और काशी का मंदिर तोड़ दिया। दूसरा, उसने अपने पिता को ही कैद में रखा। तो आज लोग अखिलेश की तुलना क्यों औरंगजेब से करने लगे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पिता को सरेआम बेइज्जत किया, पूरा हिंदुस्तान देखा, धक्का देकर के अपने पिता, जिस पिता ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था, जाति कुनबे को जोड़ा था, और आज उसी के बेटे ने, सगे बेटे ने उनको धक्का देकर के अलग कर दिया, अपने चाचा को अलग कर दिया, उनके घर की जो बहू हैं वो दूसरी पार्टी में भाग कर जा रही हैं। तो ऐसे में जो आदमी अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है, न संभाले तो अलग अलग पार्टियों में लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो देश बेचने वालों के साथ हैं कि देश बचाने वालों के साथ हैं। जितनी भी राजनीतिक दल के लोग टूट करके अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, वो कौन लोग जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो जब भी भाजपा के साथ थे तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे कोई दलितों और गरीबों का शोषण हो रहा है, उनको दलित, गरीब, पिछड़े तभी याद आते हैं जब इलेक्शन आता है। और अगर अभी भी
अखिलेश यादव को ये लगता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। क्यों नहीं वो मना रहे हैं? उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव तो अपने आप को नेताजी कहलवाते हैं, जबकि वो किसी लायक के नहीं, नेताजी के लायक तो नहीं है। तो ऐसे में अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को या स्वतंत्रता संग्राम को और जिन्ना को हीरो बनाएंगे तब तो देश स्वीकार नहीं करेगा। और ये देखिए, एक चीज़ बता दें, यहाँ विकास तो गया तेल लेने, यहाँ तो इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने देश के साथ। हमारा देश बचा रहेगा तब ना हम सस्ता पेट्रोल लेंगे, सस्ता प्याज खरीदेंगे, सस्ती सब्जी खरीदेंगे या सड़क पर चलेंगे। आज हम पाकिस्तान में चमचमाती हुई सड़कें हों, हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं? बांग्लादेश में खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग हो और सस्ता पेट्रोल मिल रहा हो, हम क्यों नहीं उस पर चल पा रहे? इसलिए कि वो हमारा देश नहीं है। तो क्या हमारे देश को फिर से तोड़ने की साजिश करने वाले ये लोग हैं? अगर ये हैं तो इनको करारा जवाब मिलेगा। और वो हम दृश्य कैसे भूल जाएं? ये कह रहे हैं कि हम विकास कर देंगे। तुम राम भक्तों के सीने पर गोली चलवा के विकास करना चाहते हो, या तुम साधु संतों पर लाठीचार्ज करवा के विकास करवाना चाहते हो, सनातन धर्म को खत्म करके विकास करवाना चाहते हो? अगर तुम्हारा विकास का एजेंडा या तुम्हारे सेकुलरिज्म का एजेंडा सनातन धर्म की समाप्ति है तो हमें कतई किसी रूप में स्वीकार नहीं है। पेट्रोल चाहे जो हो जाए, प्याज के दाम जो हो जाए, लेकिन हम उसी बात पर अड़े रहेंगे कि भगवान श्री राम का मंदिर 492 साल बना, ये कौन रोका? आज मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं घूम घूम के कि जिन्होंने 3 तलाक कानून का विरोध किया, हम उनको देखेंगे तो घर के दरवाजे बंद कर देंगे। अगर हमारे पति अगर जा कर के वोट देंगे तो हम किचन हड़ताल कर देंगे। ये सब बातें क्यों आ रही हैं? क्यों इस तरह की बात उन्होंने, न वो मुस्लिम महिलाओं के हुए न वो मुसलमानों के हुए 5 साल तक शासन आया। मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी थे, खुलवा देते स्कूल, क्यों कब्रिस्तान बनवा रहे थे? अगर वो स्कूल खुलवाते, डिग्री कॉलेज खुलवाते, मदरसा में आधुनिकीकरण करते जो आज योगी जी को करना पड़ा है, तो आज मुसलमान का बच्चा भी पढ़ लिख करके IAS अफसर बनता। और क्यों नहीं उन्हीं के कुनबे में, वो क्यों नहीं, अगर मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी हैं या पिछड़ों के हितैषी हैं, तो अखिलेश यादव रिजाइन करें और दूसरे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दे, किसी मुसलमान को बना दे चीफ मिनिस्टर। पहले खबर आ रही थी कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, और अभी अचानक से मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान। तो ये क्या घर वापसी है या फिर सत्ता खोने का डर, या फिर डर था कि वहाँ से हार जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी सीट पे? देखिए, इनको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि इनको लगा कि कुछ लोगों को हम तोड़ेंगे और तोड़ करके एक कुनबा बना लेंगे तो उससे हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत। जो नकारे लोग थे, जो नकारे मिनिस्टर थे, जिनसे जनता ऊब चुकी थी और जिनको ये लग रहा था कि ये किसी काम के नहीं है, उनको उन्होंने अपने साथ कर लिया। अब जनता की नाराज़गी, जो थोड़ी बहुत सहानुभूति अखिलेश यादव के 5 साल सत्ता में नहीं रहने की वजह से थी, अब उनकी नाराज़गी बढ़ गई। अब वो मौर्य की नाराज़गी होगी, वो कहीं दारा सिंह चौहान की नाराज़गी होगी, वो कहीं विधायकों की नाराज़गी होगी। एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर जो होगा वो तो विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ चलता है। तो वो एक तो वो नाराज़गी, दूसरी जो इन्होंने बात बात में विरोध किया, जो विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, राम भक्तों पर गोली चलाओ। अब लोगों को याद आ रहा है, अरे हम लोग को याद है कि बिजली आती थी तो लगता था कि आ गई बिजली, अब जनरेटर खरीद के रख लें, इन्वर्टर खरीद के रख लें। आज 20-20 घंटे बिजली आ रही है। आज अगर लाइट चली जाती है तो आश्चर्य होता है, और कल लाइट आ जाती थी तो आश्चर्य होता था। तो ये फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो गुंडे और अपराधियों को, इन्हीं के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इस बयान का कितना घातक परिणाम हुआ। महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई आदमी गुंडागर्दी कर दे। महिलाओं और बेटियां आज वो पूरे ताकत के साथ चल रही हैं। तो हमें सुरक्षा देना चाहिए, हमें अपने जान की भी परवाह है। अगर हमारी ज़िंदगी नहीं बची रहेगी तो हम कौन से विकास पर काम करेंगे? कहते हैं कि बीजेपी जब चुनाव करीब आता है तो धार्मिक चश्मा पहन के बैठ जाती है, अखिलेश यादव का कहना है। और वो जो मुद्दे होने चाहिए उस पे बात नहीं करती है, विकास पे बात नहीं होती है, बेरोजगारी पे बात नहीं होती है, महंगाई पे बात नहीं होती है। बात होती है कि राम मंदिर बनवाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, मथुरा की बात होती है। तो क्या ये इस बात से आप सहमत हैं? जो अखिलेश यादव से हम पूछेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़ा हिंदुस्तान का शासक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, अहिल्याबाई होलकर हुई, राजा विक्रमादित्य हुए, इन्होंने कितनी सड़कें बनवाई थी अखिलेश यादव को याद है? हिंदुस्तान उसी को याद करता है जो धर्म की और संस्कृति की रक्षा करता है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति आज लगा दी गई विश्वनाथ मंदिर में, नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया। क्यों लगवाया? क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के कुशासन से, औरंगजेब के अत्याचार से हिंदुओं को मुक्ति दिलाई थी। आज हिंदू तिल तिल करके मर रहा था, सनातन धर्म के लोगों पे लाठीचार्ज हो रहा था, हम देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज मठों और मंदिरों को उजाड़ा जा रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि वो विकास का डंका पीटेंगे, और वो खुद जातिवादी हैं, वो धर्म की बात करें, वो खुद जातिवादी। अगर वो अपने जाति से केवल अलग हट जाएं और वो वार्ड
पार्षद का चुनाव जीत जाए तो मैं समझ लूँ कि बड़े नेता हैं। काहे का बड़ा नेता? कौन सा उन्होंने चमत्कार कर दिया है कि वो बड़े? हाँ, एक मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं, यही उनके साथ एक बहुत बड़ी काबिलियत है। वो भी अपने पिता को उन्होंने नाराज कर दिया और धक्का दे दिया। तो जो आदमी सनातन धर्म और संस्कृति की बात नहीं करेगा, अब ये जान लीजिए कि आने वाले समय में वो किसी भी हालत में सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाएगा। आप प्रोफेसर हैं सर, आप युवाओं को पढ़ाते हैं, तो क्या जो युवाओं को लेके ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी, रोजगार की कमी है, वैसा कुछ आपको लगता है कि हाँ ये मुद्दा वास्तविकता में है ये चीज़? अखिलेश यादव के समय में सारे लोग कलेक्टर बन गए थे क्या? नौकरी भी बिकती थी, 20-20 लाख रुपए में पुलिस की नौकरी मिलती थी, रोज घोटाले होते थे। ये स्थिति आ गई थी कि लोग एग्ज़ाम देने जाते थे तो जुगाड़ खोजते थे कि कोई पैसा हमसे ले ले और हमारी नौकरी लगा दे। आज क्या स्थिति है? आज लोग फार्म भरते हैं और नौकरी उनको मिल जाती है। तो ये फ़र्क तो सबको समझ में आता है। वो कोई युवा, कोई पिछड़ा, कोई इनकी बात नहीं करते, वो केवल अपने परिवार और अपने कुनबे की बात करते हैं। हाँ, मुलायम सिंह यादव थे तो अपने परिवार को लेकर चलते थे, परिवार से भी अलग हो गए। अब अपने चाचा को ही छटका दिया इन्होंने। इनको 1 सीट देनी थी तो 2 सीट की 3 सीट दे रहे हैं, पता नहीं कितनी सीट दे रहे हैं। सारे लोग नाराज़ हैं और सारे लोग उनके चाहने वाले या उनके साथ के रहने वाले लोग भी जो सपना देख रहे हैं कि हम कल गद्दी पर बैठ जाएंगे या कुर्सी पर बैठ जाएंगे और समाजवादियों की सरकार आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इनको सपने में ही आते रहेंगे भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण ने इनको कहा बेटा सत्ता से दूर रहो। तो 2022 में किसकी सरकार आ रही है? 1,01% योगी जी की सरकार बनेगी और 10 मार्च को जैसे रिजल्ट आएगा पूरा भगवा छा जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और यही भगवा रास्ता दिल्ली तक पहुंचाएगा। क्योंकि सनातन धर्म और संस्कृति की जो बात नहीं करेगा वो किसी कीमत पर सत्ता पर नहीं पहुंच सकता। आज नरेंद्र मोदी को या योगी जी को लोग आइकॉन के रूप में देख रहे हैं। आज सनातन धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी इस मिट्टी में पैदा हुआ है वो सनातन धर्मी है और सनातनी है। सनातनी मुसलमान भी और सनातनी हिंदू भी ये चाहता है कि हम शांति से अपनी जीवन यापन कर सकें और कम से कम मेरी जान बची रहे और हमारा धर्म बचा रहे। धन धर्म धरती पर वोट पड़ता है, विकास पर नहीं। साफ साफ कहना है कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और यूपी में भगवा छाएगा। आपको क्या लगता है यूपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।